ये डीजीपी का पद आपने छोड़ा क्यों था? लेकिन आपकी बात से ऐसा लगता है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार कानून से इतर भी जाने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि पहली शर्त ये थी कि क्राइम कंट्रोल हो, जंगल राज समाप्त हो। एक चीज बताइए, ये बड़ी चर्चा है आम और खास के बीच में कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया बीजेपी के लिए। सम्राट चौधरी यंग ऊर्जावान नेता माने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की एक उम्र हो गई, इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि अब उस पर कंट्रोल होगा क्योंकि गृह मंत्रालय एक यंग नेतृत्व के हाथ में आया है। आप जब एडीजी बने, डीजीपी बने, आपने स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट, आपने साइंटिफिक जांच की शुरुआत की और कराई, तो इस तरीके का प्रयोग तो किया जा सकता है कि जब नेतृत्व बदलता है तो पुलिस का टेम्परामेंट बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर हम उत्तर प्रदेश को लेते हैं, पुलिस वही, लेकिन नेतृत्व बदला, योगी आदित्यनाथ के हाथ में नेतृत्व आया तो पुलिस के तेवर सख्त हो गए। ये ऐसा परिवर्तन तो यहां भी हो सकता है। ये देखा जाता है कि अपराधी पर जब पुलिस की नजर टेढ़ी हो जाती है तो बताया जाता है कि यह मकान अवैध जमीन पर बना हुआ है, इसलिए इस मकान को ढहा दिया। कहा जा रहा है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए, पावर दे दीजिए। लेकिन पब्लिक तो कहती है कि कानून के मॉडल से आप किसी को सजा दिलाते हैं और कानून अपने हिसाब से सजा देती है। किसी अपराध के लिए 4 साल की सजा तय है तो उसको 4 साल की ही सजा मिलेगी, और अपराधी जब जेल से निकल कर आता है तो और बड़ा अपराधी बनकर आता है। ऐसा तो लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकता है ना कि इनकाउंटर कर दिया जाए। फिर एक्सपेक्ट क्यों करती है पब्लिक? इसलिए कि जो अपराधी को पुलिस पकड़ के जेल भेजती है वो अपराधी और बड़ा अपराधी बनकर निकलता है। आज अगर जो साइबर क्राइम हो रहा है, ये बिल्कुल लोगों के लिए भी नया है। साइबर क्राइम और सूखा नशा, दोनों में ज्यादा खतरा किसको मानते हैं? क्या आप सलाह देंगे कि पहले सूखा नशा को कंट्रोल कर लो तो ये दूसरा क्राइम जो है वह स्वतः कंट्रोल होगा? एक सवाल चल पड़ा है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई आपत्तिजनक कुछ लिखता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अब ये आपत्तिजनक की परिभाषा कैसे हो सकती है और उसका क्या फॉर्मूला होगा? 2025 एक बार फिर से नीतीश, जी हां, नीतीश कुमार सरकार 2005 से बदस्तूर जारी है और आज भी नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं। बहुत कुछ बदला नहीं है, लेकिन एक ऐसा बदलाव हुआ जो न सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है बल्कि प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे बिहार की राजनीति में आजादी से लेकर अब तक जानकार लोग बताते हैं कि 2 बार ही ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय नहीं रहा। एक बार बने थे रामानंद तिवारी गृह मंत्री और एक बार बने हैं सम्राट चौधरी। जैसे ही मंत्रालय अलग होता है या किसी मंत्रालय पर मंत्री का हस्ताक्षर होना शुरू होता है तो लोग उस मंत्री के मिजाज के आधार पर मंत्रालय के कामकाज को आंकना शुरू कर देते हैं। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता गृह मंत्री बने हैं और नीतीश कुमार पहली बार गृह मंत्रालय छोड़े हैं। कई तरीके की पुलिसिंग की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं बुलडोजर कल्चर आएगा, रोमियो स्क्वाड बना है। कानून को भी नए तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, अपराध को नए तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डिफिनीशन को बढ़ाया और घटाया गया है। आम से खास तक में एक कौतूहल है, एक चर्चा का विषय है कि क्या कुछ होने वाला है। और जब भी ऐसी चर्चा आम और खास के बीच में होती है तो हम पत्रकारों के लिए बिहार में सबसे सहज, सबसे सरल नाम होता है अभ्यानंद सर का। 1977 बैच के आईपीएस, बिहार के 48वें डीजीपी, इनके पिताजी बिहार के 28वें डीजीपी थे। बिहार में पुलिसिंग को लेकर कई नए नए तरीकों का, नए नए फॉर्मूला का इजाद करने वाले और कानून के तहत क्राइम को कंट्रोल करने की साख रखने वाले अभ्यानंद, पूर्व डीजीपी, न्यूज फॉर नेशन में आज हमारे साथ हैं।
हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कई पहलू पर बातचीत करते हैं इनसे और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये गृह मंत्रालय जब अलग हो रहा है मुख्यमंत्री के पास से, तो इसका डे बाय डे पुलिसिंग पर कितना असर पड़ेगा और गृह मंत्री कहां तक हस्तक्षेप कर पाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन पे। धन्यवाद। एक चीज बताइए, ये बड़ी चर्चा है आम और खास के बीच में कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया बीजेपी के लिए। सम्राट चौधरी यंग ऊर्जावान नेता माने जा रहे हैं, इनके हिस्से गृह मंत्रालय आया है। अगर गृह मंत्री अपने हिसाब से कुछ करना चाहे पुलिसिंग को लेकर तो कितना कर सकता है, कहां तक वो लिमिटेशन है, वो कहां तक डे बाय डे पुलिसिंग में इंटरफेयर करने की हैसियत रखते हैं? अगर दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं हुआ जी, जो व्यक्तिगत होता है ज़्यादातर, जी, तो डे टू डे पुलिसिंग में परेशानी आएगी। ये मैं देख रहा हूँ, यद्यपि कि मैंने अपने पूरे नौकरी के काल में अर्थात 37 साल तक ये स्थिति को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन जो नियम है उसके अनुसार आईएएस आईपीएस से रिलेटेड जो भी मैटर होता है जी, वो रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में कैबिनेट के पास आना चाहिए। ठीक है। और कैबिनेट ने किसी समय में इसको डेलीगेट कर दिया था टू द चीफ मिनिस्टर। जी, तो इसलिए ये चीफ मिनिस्टर के पास आ गया ये पावर्स। जी, और अब अगर चीफ मिनिस्टर चाहें भी कि हम डेलीगेट कर दें इसको होम मिनिस्टर को, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉ के अनुसार ए डेलीगेटेड पावर कैनॉट बी डेलीगेटेड अगेन। तो वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा, तो रह जाएगा मुख्यमंत्री के पास। तो जब भी आईएएस आईपीएस से रिलेटेड इशू आएगा तो संचिका को जानी होगी मुख्यमंत्री जी के पास, लेकिन जाएगी गृह मंत्री के थ्रू। जी, तो अब पहले एक आदमी के साथ डिस्कशन हो जाता था और फाइल उसी हिसाब से बन जाती थी, तो परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब अगर एक आदमी है ही नहीं है और आपस में सामंजस्य भी नहीं है तो परेशानी तो हो जाएगी। तो ये जो भाजपा के लोग या जो ऐसा समझ रहे हैं कि अब चूंकि मुख्यमंत्री की एक उम्र हो गई, इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि अब एक यंग आदमी के हाथ में गृह मंत्रालय है, तो जो बीच में थोड़ा बहुत कमजोर कानून का राज दिख रहा था, क्राइम बढ़ता हुआ दिखा, चाहे वो मर्डर हो या स्नैचिंग हो, डे बाय डे जो रूटीन क्राइम है उसमें जो एक उछाल देखा गया पिछले 3-4 सालों में, लोग कह रहे हैं कि अब उस पर कंट्रोल होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय एक यंग नेतृत्व के हाथ में आया है। आप कह रहे हैं कि यंग नेतृत्व इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पॉलिसी है वो मुख्यमंत्री के लेवल पर डिसाइड हो जाएगी। तो ये जो लोगों के वो दिमाग में है, वो मुझे तो नहीं लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है। आप जिस बात को बोल रहे हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट आ गया है पॉलिसी। जी, एज इफ कि पॉलिसी कोई एक व्यक्ति डिसाइड करता है क्राइम को कंट्रोल करने का। जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कानून को क्राइम को रोकने का जो अस्त्र पुलिस के पास है वो कोई व्यक्ति नहीं डिसाइड करता है। जी, वो एक ही अस्त्र है, उसको चलाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जी, और अस्त्र है जो असेंबली और पार्लियामेंट से पारित कानून है, वही अस्त्र है। ठीक है। वो अस्त्र लाठी भी हो सकता है, भाला भी हो सकता है, बंदूक भी हो सकता है, कलम भी हो सकता है। कलम भी हो सकता है। तो तरीके से ये अस्त्र कैसा रहेगा या किस अपराध में कौन सा अस्त्र चलेगा, ये डिसाइड करने की शक्ति किसी मंत्री में नहीं है। अगर अस्त्र आपको नया बनाना ही है तो असेंबली में आइए, पारित कीजिए। ठीक है।
कि मैं यही अस्त्र इस्तेमाल करूंगा, तो वो अस्त्र आप जब पारित कर दीजिएगा कानून में, तभी वो अस्त्र शस्त्रागार से निकलेगा और पुलिस के हाथ में आएगा। लेकिन मैं आप ही के हिसाब से बात करता हूँ, जो आपके करियर में देखा गया, आप जब एडीजी बने, डीजीपी बने, आपने स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट लाया। ये जो आम लोगों की समझ है कि अभयानंद सर जब बने तो स्पीडी ट्रायल आया। स्पीडी ट्रायल के तहत आपने जल्दी से क्राइम का निष्पादन कराया, सजा दिलाया उन लोगों को, क्रिमिनलों को। आपने साइंटिफिक जांच की शुरुआत की और कराई। तो इस तरीके का प्रयोग तो किया जा सकता है। इसमें अगर जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में सामंजस्य नहीं हो तो असर पड़ेगा क्या? मैंने अपने जवाब में इतना ही कहा है आपको, पहले वाले क्वेश्चन के भी, कि ये पॉलिसी की बात ये नहीं हो सकती है कि यही पॉलिसी आप अपनाइएगा पुलिस के लिए। वो पॉलिसी वही होगी जो कानून में लिखा हुआ है, उसको आप तेज़ी से काम कर दीजिए। आपको दौड़ने की शक्ति दी गई है, आप 1 मील प्रति घंटा के हिसाब से दौड़िए या 1 मील प्रति 1 मिनट के हिसाब से दौड़िए, लेकिन दौड़ना तो होगा दौड़ के ही तरीके से। मतलब करना होगा कानून के ही तरीके करना तो होगा कानून से ही। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो जो भी मेथड लगाना चाहते हैं उसका कानून बना दीजिए। आपको हम एक पर्सपेक्टिव देते हैं देखने का। आपने मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए, कानून बना दिया कि हम एनकाउंटर ही करेंगे और फेक एनकाउंटर करेंगे जी, जिसको लोग लंगड़ा या कोई नाम हाँ, से जैसे आजकल कह रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। जो भी है वो हम उस पर, अगर वो फेक है तो इलीगल है, राइट। अगर ये इलीगल है तो करेगा कौन इसको? मंत्री जी तो नहीं करेंगे, डीजीपी तो नहीं करेंगे, एसपी भी शायद खिसक लेगा, वो नहीं करेगा। जी। तो करेगा कौन? हार्डली डीएसपी लेवल के, नहीं तो इंस्पेक्टर दरोगा लेवल के। इंस्पेक्टर दरोगा ज़्यादातर, जी। उन पर केसेस होगा। पब्लिक को हक है पूरा केस कर देने का। और दरोगा जी तो चले जाएंगे ट्रांसफ़र होकर के वहाँ से, एसपी साहब चले जाएंगे ट्रांसफ़र होके, मंत्री जी चले जाएंगे, सरकार चली जाएगी, वो भी चले जाएंगे, रह जाएंगे दरोगा जी। और दरोगा जी पर चूँकि उनके अगेंस्ट में जिसने केस किया है वो वहीं का रहने वाला होगा। ये तो समझ में आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वहीं का रहने वाला है और उसको बहुत समय है, ज़िंदगी बीती बाकी है उसकी। जी, 10 साल होगा, 15 साल होगा, रिटायरमेंट के बाद होगा, लेकिन होगी सज़ा। और इसके एक नहीं हजारों दृष्टांत हैं जिनका परिवार सब जेल में बंद होकर के बिलख रहा है। समय आगे निकल जाता है, लोगों को लगता है कि अच्छा वो तो बात बीत गई। इसका अगर डेटा निकाला जाए जी कि कितने लोगों को सज़ा हुई, अप्रत्याशित निकलेगा। लेकिन सर ऐसा तो देखा जाता है ना कि जब नेतृत्व बदलता है तो पुलिस का टेम्परामेंट बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर हम उत्तर प्रदेश को लेते हैं, पुलिस वही, लेकिन नेतृत्व बदला, योगी आदित्यनाथ के हाथ में नेतृत्व आया तो पुलिस के तेवर सख्त हो गए और एक नई चीज निकल कर आई। वो निकल कर ये आया कि जो अपराधी थे उनकी संपत्ति को ढहा दिया गया। ये ऐसा परिवर्तन तो यहां भी हो सकता है। कानून में है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर कानून में नहीं है तो किसी के कहने पर, वो चाहे कोई भी हो, उसे कहने पर तो नहीं होगा। कानून में ईडी कन्फिस्केट कर सकता है ब्लैक मनी को, कर लीजिए, कौन रोकता है। लेकिन ऐसा भी कीजिए कि वो जल्दी कोर्ट से रिलीज भी नहीं हो जाए। लेकिन ये कहना कि अच्छा ये मकान है तो तोड़ दीजिए इसको, भाई तो कोई कानून होगा उसमें ना, कानून में प्रक्रिया भी होगी। अक्सर ये देखा जाता है कि अपराधी पर जब पुलिस की नज़र टेढ़ी हो जाती है तो बताया जाता है कि यह मकान अवैध जमीन पर बना हुआ है, इसलिए इस मकान को ढहा दिया जा रहा है। हो सकता है, अगर अवैध
जमीन पर है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होगी, नोटिस दीजिएगा, ऐसे ही आप कह दीजिएगा तो तोड़ दीजिएगा। तरीके से कीजिएगा ना, कानून में तरीका लिखा हुआ होगा। या तो फिर ऐसा कानून ले आइए जिसमें लिखा रहे कि वहाँ के दरोगा जी को इच्छा हो जाएगी कि ये अवैध है तो डाल देंगे, लिख दीजिए इसको, जिसमें कि उसको आजीवन कारावास नहीं झेलना पड़े। उसके भी बच्चे हैं जी, क्यों वो झेलेगा और आप अपना बोल के चले जाइएगा। आपको तो हम बता रहे हैं, इसका डेटा निकालिए ना कि कितने लोग हैं जो आजीवन कारावास झेल रहे हैं, जेल के अंदर बंद हैं, उनका भी परिवार बिलट रहा होगा। एक टर्म आया है रोमियो स्क्वाड। कहा जा रहा है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए जो छेड़खानी, एक्चुअली इसका भी कॉन्सेप्ट यूपी से ही यहाँ आया। यूपी में भी एक समय रोमियो स्क्वाड बना था, आज बिहार में इसकी चर्चा हो रही है। इन चीज़ों से आप कितना सहमत दिखते हैं? आपको जो स्क्वाड बनाना है बना लीजिए, उसका नाम एक्स स्क्वाड, वाई स्क्वाड, जी स्क्वाड देना है दे दीजिए। पब्लिक को मतलब है कि छेड़खानी होनी नहीं चाहिए। आप मान लीजिए गलत तरीके से छेड़खानी रोक देते हैं, पब्लिक खुश हो जाएगी, लेकिन जो कर रहा है गलत तरीका, उस पर अगर केस हो गया तो वो अकेले झेलेगा। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि कोई अगर जो दो मैच्योर एज के लोग या दो कम उम्र के ही लोग आपसी सहमति से कहीं बैठकर बातचीत कर रहे हैं और उनको पुलिस इस नाम पर खदेड़े कि भाई तुम इस तरीके से बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। मैं बातचीत की बात कर रहा हूँ, आपत्तिजनक स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ। रोमियो स्क्वाड में यूपी में ये देखा गया कि बच्चे बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनको पीछे से पुलिस आई और डंडा लगाई, उनको भागना पड़ा। तो रोमियो स्क्वाड होगा तो जाहिर सी बात है कि जो कॉन्सेप्ट यूपी से आया है तो तरीका भी यूपी का थोड़ा बहुत आएगा ही। ये कितना जस्टिफाइड है? मेरा एक ही आंसर है, आपको जो तरीका अपनाना है अपनाइए। अगर वो कानूनी है तो परेशानी नहीं है, और अगर गैर कानूनी है तो उसका कानून बना लीजिए। आपने कुछ तरीका डेवलप किया था चंपारण क्षेत्र में कानून कंट्रोल क्राइम कंट्रोल करने के लिए। चंपारणी में नहीं, जहाँ भी मैंने किया है वो क्राइम को कंट्रोल करने का रास्ता लॉ है। मैंने अपने कई चैनल्स के इंटरव्यू में कहा है कि आई नो ऑफ ओनली वन मॉडल एंड दैट इज़ कानून का मॉडल। वही हमको पढ़ाया गया था एकेडमी में, उसको कानून के दायरे में ला दीजिए उस क्राइम को और पावर दे दीजिए। लेकिन पब्लिक तो कहती है कि कानून के मॉडल से आप किसी को सजा दिलाते हैं और कानून अपने हिसाब से सजा देती है। किसी अपराध के लिए 4 साल की सजा तय है तो उसको 4 साल की ही सजा मिलेगी, और अपराधी जब जेल से निकल कर आता है तो और बड़ा अपराधी बनकर आता है। इसको कैसे संभाला जाए? क्योंकि जेल जाने के बाद अगर अपराधी छोटा अपराधी बन जाए, सुधर जाए, तब तो अच्छी बात है, लेकिन वो और बड़ा हो जा रहा है, तब तो एक ही उपाय है ना कि अपराधी को बचपन में ही, मतलब जो अपराधी शुरुआत में पनप रहा हो उसी समय उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये लिख दीजिए ना, हमारी व्यवस्था में जो लीगल प्रोसेस है, अगर तरीके से देखिएगा तो लेजिस्लेचर से ये बैटल शुरू होता है। जी लेजिस्लेचर, पुलिस, जुडिशरी, रिफॉर्मेटरी, जी, ये 4 रनर हैं जी लेकिन गेंद स्टार्ट होता है लेजिस्लेचर के पाले से। जी। वहाँ पर जो बनेगा वही अस्त्र मिलेगा पुलिस को, और आगे बढ़ते जाइए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपका अस्त्र कमज़ोर है तो उसको रिफाइन कीजिए और उसको तेज बनाइए लेजिस्लेचर में। जो दौड़ लेजिस्लेचर का वो पुलिस को क्यों देते हैं दौड़ने के लिए? लेकिन ऐसा तो लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकता है ना कि इनकाउंटर कर दिया जाए। फिर एक्सपेक्ट क्यों करती है पब्लिक? इसलिए कि जो अपराधी को पुलिस पकड़ के जेल भेजती है वो अपराधी और बड़ा अपराधी बनकर निकलता है। तो ये जब आप जानते ही हैं तो फिर अपने लेजिस्लेचर को कहिए ना कि भैया जरा कानून ऐसा बना दो कि पुलिस को भी आसानी हो जाए।
आप स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आए थे? स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट में हम ट्रायल का तरीका तो नहीं बदले थे, स्पीड किए ट्रायल थे। स्पीड अप कर दिए थे। जो आपको तो हमने अभी कहा कि अगर हम 1 घंटे में 1 मील दौड़ने वाले हैं और हमको लगता है कि अगर हमको रेस दौड़ना है तो हमको आधे घंटे में ही 1 मील दौड़ना होगा, तो हम आधे घंटे में दौड़ लेंगे। आपने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को एक्टिवेट किया या शुरुआत कराया, उसके लिए लोगों को मैंने पूरे डिपार्टमेंट को एक्टिव किए। वो इसलिए किए थे क्योंकि मैं देख रहा था कि ओरल एविडेंस का वैल्यू नहीं रह गया है। आदमी आज एक बात बोलता है, कल दूसरी बात बोलने लगता है, कोर्ट में तीसरी बात बोलने लगता है जी। तो मुझे समझ में आई बात कि अगर हम साइंटिफिक एविडेंस कर देंगे तो हमारे एविडेंस का क्वालिटी हाई हो जाएगा और हमको किसी आदमी के से कोई चीज़ बोलवाने की नहीं ज़रूरत होगी, विज्ञान ही बोलते रहेगा उसको। ठीक। आपको इस प्रयोग के लिए नेतृत्व, माने राजनीतिक नेतृत्व से सहमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमने स्क्रैच से, जो कहते हैं अंग्रेजी में फ्रॉम ए स्क्रैच, हमने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को उठाया। आप विश्वास करेंगे, एज डीजीपी वो एक दिन भी नहीं बीता है जब मैंने, अगर हम पटना में रहे हों जी, तो 1 घंटे के लिए कम से कम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जाते नहीं थे। चूँकि मेरा विषय विज्ञान था तो हम केसेस को इन पर माइंड अप्लाई करते थे कि क्या करने से और बेटर एविडेंस मिल जाएगा। इसके लिए नेतृत्व से आपको किसी से जरूरत नहीं थी लेने की। आज अगर जो साइबर क्राइम हो रहा है, ये बिल्कुल लोगों के लिए भी नया है, पुलिस के लिए भी उतना ही नया है जितना आम लोगों के लिए नया है। और मुझे ऐसा लगता है कि कानून इस मामले में उतना कठोर नहीं है, क्योंकि कानून के लिए भी ये मसला नया है। इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? साइबर क्राइम के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरा एग्ज़िट पुलिस डिपार्टमेंट से 2014 में हो गया और उस समय तक ये क्राइम जो है बहुत पीक नहीं किया था। लेकिन अभी हम इतना दूर से देख रहे हैं जी कि ये क्राइम सीरियसली बड़ा डायमेंशन ले रहा है। और अगर पुलिस अपडेट अपने को नहीं की तो कंट्रोल के बाहर ऑलरेडी है और भी हो जा सकता है। साइबर क्राइम और सूखा नशा, दोनों में ज़्यादा खतरा किसको मानते हैं आप? कहना मुश्किल है। दोनों का अपना अपना क्षेत्र है जिसमें डैमेज होता है। एक अर्थ से रिलेटेड है, दूसरा नॉन अर्थ इश्यूज पे है। जी, इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आया कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से सूखा नशा बढ़ गया, और सूखा नशा के कारण यंग लोग जो हैं वो क्राइम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये आम तौर पर एक इस मामले में जनमानस में सहमति है कि जो छोटे छोटे क्राइम हो रहा है, चेन स्नैचिंग, घड़ी छीनना, साइकिल छीनना, इस तरीके का जो क्राइम है, इसके पीछे की मुख्य वजह है सूखा नशा। क्या आप सलाह देंगे कि पहले सूखा नशा को कंट्रोल कर लो तो ये दूसरा क्राइम जो है वह स्वतः कंट्रोल होगा? 2014 के जुलाई महीने में मैंने जनरल पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ दिया था, मतलब डीजीपी का पद छोड़ दिया था और 4-5 महीना बाकी था तो डीजी होमगार्ड के रूप में मैं रिटायर कर गया। उसके बाद मैंने पुलिस विभाग को तिलांजलि दे दी है और ज़िंदगी भर जी सर करते करते अब फिर से जी सर करने की इच्छा नहीं है। ये डीजीपी का पद आपने छोड़ा क्यों था? डीजीपी का पद जिस समय मुझे दिया भी जा रहा था जी, बुला करके मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि ये दायित्व आपको दिया जा रहा है, मैंने एक ही रिक्वेस्ट किया था। मैं जानता था कि डीजीपी का पद इम्पोर्टेंट होता है और पॉलिटिकली सेंसिटिव भी उसकी फंक्शनिंग होती है जी, वो एसपी डीआईजी लोगों के पद की तरह नहीं होता है जी, क्योंकि वो अकेला पद है और उसका डायरेक्ट
कम्युनिकेशन डीजी सीएम से के साथ होता है। तो मैंने उनको कहा था कि जब भी आपको लगे कि हम इनकन्वीनियंट हो रहे हैं पॉलिटिकली, तो हमको बता दीजिएगा। हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जहां हमको पहुंचना था। मैं छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। तो उन्होंने अब पता नहीं क्यों कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ है। मुझे जिस दिन लग गया कि पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट होते जा रहे हैं हम, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैंने इतना दिन काम कर दिया, अब मेरी जान छोड़ दीजिए। 5 महीना बाकी है, हम होमगार्ड में जा कर के रिटायर कर जाएंगे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हमको प्रश्न यही मेरे दिमाग में रह गया था कि मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप ही हमको बता दीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन आपको ज़्यादा समझ में आता होगा। हम तो पुलिसिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बात समझ में आती थी। तो हमने उनसे अनुरोध कर दिया कि आप बने मुख्यमंत्री के साथ रिश्ते थोड़े असहज होने लगे थे आपके? असहज उनकी परिस्थिति हो रही थी कि वो हमको हैंडल नहीं कर पाते, जो मेरा नेचर था उसमें नहीं कर पाते हो जी। तो हमने अपने से ऑफर कर दिया। ठीक। अब और पहले ही कर चुके थे, लेकिन उन्होंने उसको चूज़ नहीं किया मेथड को। जिस दिन हमने ऑफ़र किया, हमको लगता है उसके 11वां या 12वां दिन मेरा नोटिफिकेशन, हमको होम सेक्रेटरी ने रिंग किया कि आपका फाइल पर अप्रूवल हो गया है, नोटिफिकेशन हो रहा है। मैंने ये भी नहीं पूछा कि मुझे किसको चार्ज देना है। मैंने उनको धन्यवाद दिया, दस्तखत किया, चार्ज रिपोर्ट और उठ के चला गया वहाँ से। इसी नेचर के लेकर एक सवाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ में आपने लंबा कार्यकाल काम किया। नीतीश जी के नेचर को आप समझते हैं, क्या लगता है गृह छोड़ने के बाद नीतीश जी सहज होंगे? ये सब पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। मेरा रिलेशनशिप उनके साथ था एडीजी हेडक्वार्टर विथ चीफ मिनिस्टर, डीजीपी विथ चीफ मिनिस्टर। उसके अतिरिक्त उनके पॉलिटिकल व्यक्तित्व या उनके पर्सनल व्यक्तित्व से मेरा कोई लेना देना नहीं था। नीतीश जी खुद कानून के दायरे में रहकर क्राइम कंट्रोल कराना चाहते हैं, या उनका अप्रोच रहता है कि आउट ऑफ वे भी जाया जाए? जिस समय बात हमारी हुई थी, उन्होंने बुलाया मुझे 2005 में जी, और सीधा प्रश्न किया कि क्या जंगल राज को समाप्त नहीं किया जा सकता। मैंने कहा किया जा सकता है, लेकिन जो तरीका होगा वो ये कि जो भी होगा पुलिसिया कार्रवाई वो कानून के दायरे में होगा, कानून से बाहर नहीं होगा। ठीक है। उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। थोड़ा मुश्किल से ही किया, क्योंकि असहमत हमको लगता था कि हो रहे थे। उनको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि ये कानून के दायरे में कैसे हो सकता है। उन्होंने उस समय के एडवोकेट जनरल से पूछा भी था कि एडीजी तो कह रहे हैं कि कानून के दायरे में हो जाएगा। तो हमने पूछा भी शाही जी से कि आपने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा है उनको कि जब आपसे वो कुछ मांगते ही नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा था कि जो कानून कहिए बना देते हैं, जो पैसा कहिए दे देते हैं। हमने कहा फिलहाल तो न कानून की ज़रूरत है न पैसे की ज़रूरत, क्योंकि कानून भी बहुत बना हुआ है, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। और दूसरा कि आप अगर कह रहे हैं कि पैसा से क्राइम कंट्रोल होगा, तो ये नल नलिया पुला पुली नहीं बनाना है। यहाँ मजिस्ट्रेट है, जज है, पुलिस है, सब कुछ तो है ही है, अस्त्र है, शस्त्र है, तो और क्या चीज़ ज़रूरत है? कोई नल बनाना है, पुल बनाना है। ये मेरी सोच थी। कोई भी अस्त्र आप खरीद के पुलिस को दे दीजिएगा, उसको आता ही नहीं है चलाना, तो कैसे तो क्या इस्तेमाल करेगा? लेकिन आपकी बात से ऐसा लगता है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार कानून से इतर भी जाने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि पहली शर्त ये थी कि क्राइम कंट्रोल हो, जंगल राज समाप्त हो। उनका शर्त है कि जंगल राज समाप्त हो,
जो कहिए सब तैयार हैं हम। हमने कहा कि सर पुलिस को इतनी शक्ति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो शक्ति देने से पुलिस बेलगाम हो जा सकती है। तो ये आप इतनी शक्ति पुलिस को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वर्दी की गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी, और वर्दी की गुंडागर्दी का एक अलग बूमरैंग इफेक्ट होता है। फिर हम घूम के वहीं पे आ रहे हैं कि आज जिस तरीके से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यंग गृह मंत्री पुलिस को खुली छूट, ऑपरेशन लंगड़ा, क्राइम को फिर से उसके दायरे तय करना कि कौन सा क्राइम संगठित होगा कौन सा असंगठित होगा, लगता है कि पुलिस एक नए बूमरैंग पर आ रही है। देखिए, मेरी अपनी समझ है जी कि जनता को ज़्यादा मतलब है क्राइम कंट्रोल से। जी। आपको जिस तरीके से करना हो कर दीजिए, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेज, अगर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज उसका फेस करना होगा, तो जनता तो नहीं आएगी आपके लिए फेस करने को। मेरा एक बहुत सिंपल इतना ही कहना है कि जनता नहीं आएगी, न वो मुख्यमंत्री जी आएंगे, नहीं वो गृह मंत्री आएंगे, नहीं वो एसपी साहब आएंगे। अगर एसपी साहब अपने को अलग कर लेंगे उससे तब। और क्या तरीके हो सकते हैं क्राइम को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि जब आप बतौर एसपी, चूंकि आईपीएस के करियर में मुझे लगता है कि कुछ कर दिखाने के लिहाज से एसपी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बतौर एसपी आपने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो आपको लगा कि हाँ इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इससे क्राइम कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा, इसका फ़ायदा मिलता है दूसरे तरीके से भी। उसमें क्या क्या ऐसा फॉर्मूला हो सकता है? मेरी एक अपनी थियोरी है जी। जो मैं एएसपी डेज से ही क्राइम होता क्यों है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर मेरी अपनी थियोरी है। जी। वो थियोरी कोई एक्सेप्ट करे या नहीं करे, थियोरी है क्राइम मूलतः इकोनॉमिक्स है। आर्थिक लाभ मिलता है इससे, इसलिए क्राइम लोग कर रहे हैं। अगर लाभ कम मिले और हानि ज़्यादा हो जाए तो आदमी नहीं करेगा क्राइम। जी। उसका लाभ पैसे के टर्म्स में नहीं मिला। मान लीजिए इवन जिसकी बात अभी कर रहे हैं, शूट कर दिए, फेक एनकाउंटर कर दिए, मान लीजिए, तो फेक एनकाउंटर से क्या होगा? जिसने क्राइम किया है वो मर जाएगा, जो पैसा वो अर्जित कर लिया वो कहाँ जाएगा? तो उसी के लिए तो उसकी संपत्ति को ढहा दिया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश मॉडल है कि भाई उसने जो क्राइम की संपत्ति से जो बनाया है उसको ध्वस्त कर दो। एक आदमी अगर 2 करोड़ का मकान बना लेगा जी, और उसके पास 10 करोड़ बैंक में होगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ है उसका पैसा। तो बैंक अकाउंट भी तो फ्रीज करने की व्यवस्था होती है ना। तो ये इसके लिए ढाने की भी जरूरत नहीं है। ईडी को ये पावर्स है, और ये पावर जब हमने इसको अप्लाई किया था, यहाँ कोशिश किया, तो हमने मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया कि एक लेटर कम से कम भेज दीजिए फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये पावर फ्रीज करने का जो पावर है वो कुछ हद तक पीएमएलए में स्टेट पुलिस को भी दिया जाए। ठीक है। उन्होंने लिखा भी, और भारत सरकार से नहीं मिली वो शक्ति। तब हमने ट्राई किया कि अच्छा ईडी में हम ही पिटिशनर बनेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे ईडी को कि इस क्रिमिनल का प्रॉपर्टी सीज किया जाए, जिसमें सीज हुआ प्रॉपर्टीज जी, पहली बार। जी। ईडी के जो चीफ थे उन्होंने हमको कहा कि यू आर द फर्स्ट डीजी जो किसी स्टेट से आया हो ये कहने के लिए कि ईडी अपना काम स्टेट पुलिस के कहने पर करे। हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे, लेकिन कंप्लेनेंट तो बन ही सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब तरीके से सोच सोच करके हमने किया, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी। लेकिन जब ढा देंगे, तोड़ देंगे, ध्वस्त कर देंगे, ये कॉन्सेप्ट आता है तो लगता है कि कहीं इलीगैलिटी हो रही है। अगर लीगैलिटी हो रही है तो फिर ढाना वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? एक प्रश्न अंतिम है हमारा। एक सवाल चल पड़ा है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई आपत्तिजनक कुछ लिखता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी।
अब ये आपत्तिजनक की परिभाषा कैसे हो सकती है और उसका क्या फॉर्मूला होगा? ये आपत्तिजनक जो लिखता है उस पर कार्रवाई होगी, इससे आप कितना सहमत हैं? ये सब जो वर्ड है ना, आपत्तिजनक, जी। ये वर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा, और वो लॉ ही डिफाइन कर सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस डिफाइन करें। व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज, ये सब जब तक क्लैरिटी नहीं हो जाए तब तक पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन अपना डेफिनेशन नहीं क्रिएट करे। नहीं तो अगर वो डेफिनेशन गलत हो गया, जो प्रचलित डेफिनेशन है उसी पर चलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व डीजीपी। बिहार पुलिस के कार्यशैली के सुधार में कानून के अंदर रहकर, जैसा कि इन्होंने बताया, जो बने हुए नियम थे उसके अंदर रहकर इन्होंने कई प्रयोग किए, और एक बड़ी बात भी कही कि पुलिस को भी ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, जो कि वर्दी की गुंडागर्दी और खतरनाक होती है। गृह मंत्रालय अलग हुआ है, कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा बहुत खुलकर नहीं बोले, लेकिन जो बोले उसमें बातें समझ में आती हैं। शब्दों में बंधे रहते हैं, रिटायर कर गए हैं उसके बावजूद मर्यादा के साथ बात करते हैं, ये इनका बड़प्पन है। हम अगले एपिसोड में किसी दूसरे दिग्गज के साथ सामाजिक, राजनीतिक और व्यवस्था से जुड़ी हुई प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और आप तक लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।